आज इस अमर सिंह महाविद्यालय प्रांगण में मंचासी प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम के समन्वयक निशा चौधरी मैडम और अन्य सम्माननीय आदरणीय शिक्षक, जब भी भले जिंदगी में नौकरी में 24-25 साल हो गए, जब भी किसी कॉलेज में जाने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से अपने पुराने दिन याद आते हैं। आज ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज 75 साल करीब हमें स्वतंत्र भी हो गया, क्या इसकी आवश्यकता होनी चाहिए? क्या समाज इतना आगे बढ़ चुका है, ऐसी स्थिति में क्या हमें किसी वर्ग को या किसी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता होनी चाहिए? आप लोगों से कोई बताइए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है हम जो हमें करना चाहिए था वो अपनी पूरी तन्मयता से नहीं कर पाए, इसलिए आज इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। आवश्यकता कब पड़ी? आज भी जब मैं प्राचार्य के कक्ष में बैठा हुआ था तो मैंने पूछा कि यहाँ पर लगभग स्टूडेंट कितने हैं? अराउंड मुझे 2700 बताया गया। मैंने पूछा इसमें कन्याएं कितनी, लड़कियां कितनी हैं? तो अराउंड आपकी संख्या 250 बताई गई। सही हूँ? क्यों? यहाँ पर जो अगर हम सेक्स के आधार पर बात करें तो महिला पुरुष कुछ भले कम है, इतना 900 कुछ रेशियो है, तो अराउंड तो 50% है। चलिए हम 48% मान ले रहे हैं, 46% मान ले रहे हैं, तो 46% में 2700 लड़के हैं तो 2200-2400 तो आपको होना चाहिए। तो कहीं कहीं हम पीछे हैं, अब थोड़ा हुआ नहीं, काफी अंतर है। इसके पीछे हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारी जो सामाजिक सोच है, वह बहुत बड़ा कारण है। और भी कारण है, जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी सामाजिक सोच है, वो सबसे बड़ा कारण है। पहले शुरू में लोग देखते थे कि लड़के जो घर में होते थे, पहले को पढ़ाई प्राथमिकता नहीं होती। आज मेरा मानना है कि लगभग 50% लोग ऐसे सोच वाले हो गए हैं जो भेदभाव नहीं करते। अगर लड़की भी पढ़ने ठीक है तो जो भी उसको अवसर प्रदान कर सकते हैं, करा सकते हैं, उसकी कोशिश की जाती है। ऐसा है, आप लोग अपने घरों देख रहे हो तो बदलाव आया है, लेकिन जिस स्तर पर बदलाव आना चाहिए था उस स्तर पर नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि इनको और आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप देखेंगे तो जो आपका सारी बनावट जो होती है लड़कियों की और जो हमारा सामाजिक ढांचा बना हुआ है, उसमें जब आप किसी काम के तमाम ऐसे काम कर सकते हैं उनको कुछ प्रधान काम करता है, लेकिन ये सच नहीं। जिस काम को प्रधान काम माना जाता था उस फील्ड में भी जब महिलाओं ने प्रवेश किया तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की। इससे सहमत है? तो मेरा मानना यह है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो पुरुष और महिला इसी समाज में, जैसे आप मान लीजिए आपके परिवार का उदाहरण लीजिए, आपके परिवार में अगर एक आदमी कमा रहा हो तो उन्नत जहाँ से होना चाहिए वहाँ पहुँचा पाए। इसलिए आपका सहयोग, आपका प्रयास समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अपरिहार्य है। अब मिशन शक्ति में क्या क्या होता है, मैं बहुत उनमें जोड़े नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तमाम इसी योजनाएं चल रही हैं। मैं पुलिस से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जितने लोग बैठे हैं उसमें से 112 के बारे में कितने लोगों को पता है? हाथ में 112 नंबर अभी ये लग रहा है काफी 15% मुश्किल चल रहा है, 15% लोगों को पता है। 112 का क्या नाम है, कोई बताएगा? 112 का क्या नाम है? हेल्पलाइन। किस चीज की हेल्पलाइन है? हाँ, नागरिकों के लिए बनाया। और कोई कुछ बताना चाहेगा?
इन्होंने कहा जो सच है, उसमें गलत नहीं है, पूरा सच नहीं है। 112 को कंबाइंड कर दिया गया। पहले आपको अस्पताल के लिए अलग व्यवस्था अलग नंबर में काम करना पड़ता था, आपको कोई और संरक्षण के अलग काम करना पड़ता था, अगर पंजाब लग गई तो अलग काम करना पड़ता था, अपराध हो गया तो अलग काम करना पड़ता था। अब इसको कंबाइंड कर दिया। इसमें अगर आपको एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है 112 पे आप कॉल करेंगे तो आपको उससे मदद मिलेगी, ठीक। और अगर आपको आप लोग तभी कॉल करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। आपके घर में कोई विजय कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, आप कॉल करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। हम लोग 112 जो है मोबाइल्स हैं, इसमें 4 व्हील्स 2 व्हील्स दोनों हैं। इन मोबाइल्स को कितने जल्दी हम मौके पहुंचा सकते हैं, वीडियो चल रहा है, इसे पकड़े रहो, रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस का प्रयास क्या है, कितने जल्दी मौके पर आपकी मदद के लिए पहुंच सके, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लगातार हमारे जो प्रयास हो रहे हैं अन्य चीज़ों के अलावा इस पर प्रयास हो रहे हैं कि हम समय बना सकें। शुरू में जब ये व्यवस्था शुरू हुई तो 25 से 30 मिनट तक लगते थे मौके पर पहुंचने में। अब उसको हटा के हम 15 से 10 के बीच में लाने का प्रयास करें, काफ़ी कुछ हो भी है। शहरी क्षेत्र में 10 मिनट और गाँव के क्षेत्र में जो बाहर क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ पर 15 मिनट का टाइम लगता है। कोई सिस्टम बना हुआ है, उसमें कोई अपनी तरफ से भाई नहीं कर सकता और लाभ होता, सारा टाइमिंग लाभ होती है। एक 1090 योजना है, आप लोगों को कितने लोगों को पता है? 1090 बताइएगा क्या है? राइट, ये महिलाओं से 1090 जो है वो सिर्फ महिलाओं के समस्याओं के लिए। क्लियर? एक और नई चीज शुरू हुई है अभी थोड़ी देर पहले, महिला हेल्प डेस्क। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क, कितने लोग पता है? मालूम है, ये काफी कम संख्या है, 1% मुश्किल से। महिला हेल्प डेस्क की एक व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर एक महिला ही बैठेगी, ठीक। जब आप थाने में आएंगी तो आपको पता लग जाएगा महिला हेल्प डेस्क कहाँ बना हुआ है, ताकि महिला है उसकी कोई समस्या है, उसके लिए अलग से कमरा बना हुआ है, अलग से सारे कंप्यूटर और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग से एक कक्ष बनाया गया है। अगर वहाँ पर उसको रुकना है, उससे बातचीत करनी है, उसको सामना लेना है, उसके लिए अलग व्यवस्था करनी है। वहाँ आप जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी समस्याओं का रजिस्ट्रेशन होगा या एप्लीकेशन देने का रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उस टोकन नंबर के माध्यम से आप कभी भी आकर के थाने में अपनी समस्या के बारे में पता करा सकती हैं, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं। एक और नई चीज की गई है, अभी वो मुश्किल से 10-15 दिन पहले हमने शुरू किया है, जो हमारी महिला कांस्टेबल है, इनको पहले हम लोग बीट अलॉट नहीं करते। बीट व्यवस्था थोड़ा सा आपको मैं समझा। हमारे जो थाना होता है, थाना को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका औरंगाबाद है, इसमें हमारे 4 हल्के हो सकते हैं। इस 4 SI को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मान लो 20-30 गाँव है, 3 SI हमारे पास है, तो 10-10 गाँव एक SI को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक। इसी तरह से आरक्षियों का भी ग्रुप बनाया जाता है, 2 से लेकर के 3 आरक्षी उसमें होते हैं। उनको जो 10 गाँव SI का है उसमें छोटा कर दिया जाता है, 3 गाँव कर दिया जाता है, 2 गाँव कर दिया जाता है, जितने आरक्षी उसके हिसाब से उनका हल्का हो गया। महिलाओं को इसके सामने ले लिया जाता है, लेकिन अब ये नई व्यवस्था के तहत महिलाएं गाँव में जाएं, महिला कांस्टेबल गाँव में जाएं, महिलाओं से जुड़ें, महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सुने, क्योंकि तमाम ऐसे परिवार भी हैं जहाँ से महिलाएं निकल करके बाहर आ करके अपनी बात को नहीं कर सकती या थाने में जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि इसको खराब माना जाता है। थाने में कोई महिला निकल के जा रही है तो खराब माना जाता है, ऐसा। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था की गई, जो हमारी महिला कांस्टेबल अभी कम, हमारे पास काफी कम महिलाएं हैं, लेकिन अब जितनी भर्तियां हो रही हैं, नई भर्तियां जितनी हो रही हैं, उसमें अराउंड 20% महिला आरक्षण है। इसके महिलाओं की संख्या काफी है। आगे 2-3 सालों 4 सालों में अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसको लेकर के महिलाओं की संख्या ठीक ठाक हो जाएगी, तो हम लोग शायद प्रत्येक बीट में काम करने की महिला कर सकें। लेकिन अभी तत्कालिक व्यवस्था ये है, जितनी महिलाएं हमारे पास अवेलेबल हैं उनके हिसाब से बीट का बंटवारा कर दिया गया है। उनको सप्ताह में 2 बार किसी एक गाँव में जाना है, जो आपके गाँव का पंचायत भवन होगा, यहाँ समझ लो ज़्यादातर गाँव से होंगे,
जो आपका पंचायत भवन होगा उस पंचायत भवन में एक कक्ष रखा गया है, ये कर दिया गया होगा, उसके बोर्ड भी लगाया जाए, मिशन शक्ति का बोर्ड भी लगा होगा। देखा जाता है नहीं है तो आप अगर जागरूक हो तो अपने ग्राम प्रधान से पूछना क्यों नहीं लगाए। अगर हमारी महिलाएं गाँव में जा रही है तो संख्या पूरी करने में टाइम लग जाएगा। वहाँ का उद्देश्य है जो भी पुलिस से संबंधित योजनाएं हैं वो उनको बताएंगे। क्या किया जाए, पुलिस से संबंधित जितनी हमारी योजनाएं हैं उससे उनको अवगत कराया जाए, उनसे अपने को जोड़ा जाए। अगर वो आएंगे बैठेंगे वहाँ पर कक्ष में अलग से तो उनसे वार्ता की जाए। अगर उनकी कोई समस्या है उस समस्या से अवगत हुआ जाए, खुद समाधान कर सकते समाधान कर दिया जाए, अन्यथा थाने को अवगत कराया जाए, थाना प्रभारी आकर के उस समस्या का समाधान कराए, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या किसी अन्य समस्या हो जो महिला संबंधित है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। जब कभी महिला जाती हैं जो लोग जागरूक हैं वो आएंगे, जो लोग थाने पर नहीं जा सकते हैं अपनी समस्या करना चाहते हैं अलग से बात सुनी जाएगी, उस चीज को नहीं रखा जाएगा और आपकी उसमें जो भी मदद हो सकती है वो किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं बना करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब बात रही छेड़खानी की कोई बड़ी समस्या होती है महिलाओं के साथ, तो उसके लिए हम क्या करें। अब देखिए एक समस्या यह है कि हम हर जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं क्योंकि इतनी संख्या हमारे पास नहीं है। जो एक मानक होता है एक आरक्षी कितने नागरिकों के ऊपर एक आरक्षी होना चाहिए, उस मानक से बहुत पीछे है और पूरा होने में बहुत समय लगेगा। तो कितने संसाधन हमारे पास नहीं, संख्या हमारे पास ज़्यादा है, कितने संसाधन हमारे पास नहीं। लेकिन ये सब सारी योजनाएं जो बनाई गई हैं उनके पीछे उद्देश्य है आप जागरूक हो और अवगत कराते रहोगे। अगर आप बात करोगे बताओगे इस सब की समस्याओं को, उससे हॉटस्पॉट टाइप बहुत चिन्हित करने की यहाँ समस्या ज़्यादा है, उन स्थानों पर हमारे फोर्स का मूवमेंट बनाना है। ठीक, उससे क्या होगा कि हम आपकी मदद कर पाएंगे या उन जगहों पर जो अराजक तत्व हैं या जिन्हें चिन्हित करके हमें उनको आपसे आपकी सुरक्षा से करनी चाहिए, उनको हम चिन्हित कर पाएंगे उन स्थानों के माध्यम से, उनको बात कर पाएंगे और आपकी या आपके जैसे लोगों को इसको भी समस्या आती है तो हो सकता है जितने लोग बैठे हो किसी साथ एक आदमी की दुर्घटना हुई हो, साथ नहीं होगी, उसी एक को हमें चिन्हित करना है और हमें उसको भी रोकना है। ठीक, इसमें जितनी चीजें मैंने बताया इसमें आप लोग बातें समझ आ गई। अब एक कार्यशाला या हम उसको कार्यशाला रूप देना चाहेंगे, जैसा कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा टाइम मेरे पास का है, कहाँ इरादा से कार्यक्रम में हो जाना है और मेरा थाना दिवस भी था, थाना दिवस में हमको थाने में जाना होता है प्रत्येक थाना दिवस में। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से अगर कोई हमसे कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे पुलिस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उसका मुझे ना आ रही याद ना आ रही जो मैं अपना बता पा रहा हूँ, लेकिन आप पूछेंगे तो शायद उसको मैं क्लियर कर दूंगा और आपको उस चीज़ से अवगत करा दूंगा, आप भी हो जाएंगे उसके लिए। आप लोगों में से अगर कोई पूछना चाहे, जानना चाहे पुलिस के बारे में, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहिए तो पूछ सकती हैं। मैं करियर के बारे में थोड़ा कुछ आपको बता सकूँगा क्योंकि उसी फील्ड से आया हूँ। कोई तो कैसे आगे बढ़ोगे भाई, अगर अपनी बात ही रखना सीखो तो आगे कैसे बढ़ोगे। फिर इतनी मशक्कत का सरकार का लेना है, आपके प्रिंसिपल साहब है, आपके कॉलेज के आपके गुरुजनों का क्या फायदा होगा है। क्लास में बच्चा कौन अच्छा होता है, जो क्लास क्वेश्चन करता है, जो अपने गुरु से पूछता है, जो अपनी जिज्ञासा दबा के रख लेता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बताओ, अब आप गुरुजन बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, वही बच्चा गुरुजनों को अपने होता है जो अपनी जिज्ञासा के बारे में गुरुजनों से पूछता है, उसे क्वेरी करता है। उसका एक और देखें, दूसरे रूप में देखें, उसका एक मतलब और है, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो। आप चुपचाप क्लास में बैठे हो, जितना पढ़ा दिया, जितना सुना दिया, उतना सुन लिया, चले गए निकल करके। आप एवरेज स्टूडेंट हो सकते हो, अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते। मैं गलत कर रहा हूँ, आप गुरुजनों से पूछना गलत कर रहा हूँ। हाँ जी, देखना
बिल्कुल सही प्रश्न उन्होंने उठाया। इसी के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया। छोटे बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे थे, इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए एक पॉक्सो एक्ट बनाया गया। इसके तहत स्पेशल कोर्ट बनाई गई। इधर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग देखा होगा तमाम केसेस में, मर्डर, डकैती, लूट के केसेस में आपको शायद ही सुनने में आ रहा होगा, लेकिन इसमें जो उत्पीड़न संबंधी, खास करके बच्चों को उत्पीड़न संबंधित केसेस हैं, इसमें सजा शायद ही कोई हफ्ता 10 दिन बीतता होगा, इसमें कोई सजा ना होगा। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे निश्चित रूप से जानते होंगे फांसी तक की सजा होगी। उसका सिर्फ एक कारण है, हम लोग उसको अलग कोर्ट में करा रहे हैं और उसको परसों कर रहे हैं। इवन में आप लोग सुनते रहे होंगे कोर्ट कचहरी परसों तक चलती है, उसमें कौन जाना चाहेगा, उसका कभी जाती नहीं लेता, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं, ऐसा सुना होगा ना। लेकिन 52 दिन, आप आश्चर्य करोगे, 52 दिन में 45 दिन में केसेस फाइनलाइज हुए हैं एक बच्चों में। आप पेपर पढ़े होंगे निश्चित रूप से आपको पता होगा 52 दिन 45 दिन 78 इस तरह के केसेस हम फाइनलाइज कराए, मतलब केस रजिस्टर होने की डेट से लेकर के 52 दिन 45 दिन 78 दिन के अंदर हम लोगों ने केसेस फाइनलाइज करा दिए। सारे एविडेंसेस, सारे हमारी चार्जशीट, हमारे परीक्षण होते हैं, ये सारी चीजें करा दी। उसके पीछे एक बात उद्देश्य था कि बच्चों के प्रति जो जिंदगी है, बच्चों की प्रति जो गलत सोच है, वो समाज में एक मैसेज जाए इसके माध्यम से कि बच्चों के लिए सख्त सजा मिले। और आजीवन कारावास से तो होता ही नहीं, जिसमें बच्चे का डेथ हो गई इन कारणों से, ऐसे हैवानों को तो आजीवन कारावास से कम हुआ ही नहीं। और 2-3 केसेस में 10-7-8 महीने के अंदर ही फांसी की सजा दी। उसके प्रति सरकार जागरूक है, कोशिश कर रही है। देखो एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, आप जैसे पुलिस को माना जाता है, पुलिस की वजह से चीजें हो रही, एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस तरह की जो चीजें होती है एक मानसिक विकृत या मानसिक गलत सोच का तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि पुलिस देखिए उन लोग को चिन्हित कर लेते हैं, भाई ठीक है इन्होंने क्राइम किया, उनका आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास है, उस आपराधिक रिकॉर्ड से हम निगरानी कर लेते हैं। लेकिन जो इस तरह की हरकतें करने वाले होते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है। जो मंजरे टाइप होते हैं, इस तरह के चिंतन लोग होते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। हर व्यक्ति के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं हो सकती है। तो उसका एक समाज का भी दायित्व है। एक तो परिवार से शुरू करें, उनकी सोच बदलें, उनकी जो व्यक्तिगत मानसिकता है उसके बारे में उनको काउंसिल करें। दूसरा ये है कि हम इसकी सूचना मैक्सिमम पहले इसको छिपाने बहुत कोशिश की जाती थी, अभी भी है, लेकिन प्रवृत्ति बदली। अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है हम सबके बारे में। यहाँ एक लोग बैठे थे, मान लीजिए पुरुष भाई कितना बैठा हुआ है, किसी के बारे में अगर मान लो उसके अंदर कोई सोच गंदी सोच है तो कैसे नाम है, क्या तरीका हो सकता है? ऐसी कोई ट्रेनिंग मॉडल नहीं बना हुआ है कि हमें ये बता सके। ट्रेनिंग मॉडल बन भी नहीं सकता, तो किसी मन में घुस करके जानने की व्यवस्था समाज में नहीं हो पाएगी, किसी देश में नहीं हो पाएगी। और मैं समझता हूँ कि इतनी आसानी से नहीं पाएंगे वो चीजें चलन हो सकता है, एडवांस चीज आ जाए, तब भी पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा आदमी बैठक करके जान लें भाई इस तरह ये चीजें अभी तो प्राथमिकता से जाती हैं, तो संभव नहीं। जरूरत यह है उनको दबाव रखना, उनको डरा के रखना। तो कैसे संभव होगा? जो भी गलत हरकत है, अगर आप गलत हरकत करने वाले को पहली बार भी लोगोगे तो अपनी बात क्यों उसका पड़ेगा और बड़ी हरकत कर सकता है और ऊंची हरकत कर सकता है और गंदी हरकत कर सकता है। अगर आप पहली बार में ही उसकी सूचना दे दोगे उसको रिएक्शन हो जाएगा, भले हो सकता पहली बार उसको डांट के छोड़ दें, लेकिन उसका असर ये पड़ेगा कि वो समाज का बहुत ही दृष्टिकोण का होगा, उसको समाज का, परिवार का किसी का डर नहीं है, तो बर्बाद होने के लिए बना है, उसकी नियत ही यही है, तो अलग चीज है। लेकिन अगर आप देखोगे किसी एक आदमी को किसी एक विषय पर रोक दिया है तो निगाह उठा के जल्दी नहीं देखता, ऐसा फर्क नहीं है। आप जब भी कोई इस तरह की चीज उसको छुपाने जैसी कोई बात नहीं, उसका अगर छुपा रहे हो उसका मन बना उसे प्रेरित करो। तो ये नहीं करना हमको। अगर इस तरह कोई हरकत होती है तो आप अवगत कराइए। एक और चीजें हैं, थोड़ा सा आप अपने परिवार में समाज में देखोगे तो थोड़ा सा गलत बेसिस के भी बड़े आरोप करते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो धाराओं का दुरुपयोग करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल में से आया कहानी चलती है ना, 10 लाख कहा गया से नहीं आया,
वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। वो एक धाराओं के प्रति जो हमारी कानूनी व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति ये सोच होनी चाहिए। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे अपने निजी फायदे के लिए तो हो सकता है समाज में तमाम ऐसे लोग जो उससे पीड़ित हों सचमुच उससे वंचित हों। हम लोग आपस में बैठते हैं 100 केसेज आते हैं, 100 केसेज में इस जनपद में देखा 50 केसेज ऐसे लगते हैं 5 हिस्से लग जाता है कि इनमें वो दर नहीं कह रहे हो सकते नहीं। तो ये चीजें थोड़ी आपको अपने परिवार में अपने लोग बताना चाहिए कि कोई कानून कोई व्यवस्था बनी हुई है तो उसका दुरुपयोग न हो, बल्कि जो पीड़ित है जिसको आवश्यकता उसकी है वो सामने आए और उसकी मदद होनी चाहिए। जिससे समाज में संदेश है, एक मैसेज है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, मेरा जीवन खराब हो सकता है, मैं जेल कर सकता हूँ, मुझे फांसी हो सकती है, मुझे आजीवन कारावास हो सकता है, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सब चीजें ये है आएगा तो इसमें एक ब्रेक होगी। ठीक, और कोई पूछना है? योगेश होगा बाहर, योगेश को बुला दो। हाँ हाँ तुम कोई घटना कोई बात है एकांत संसार में होगी कानून दहा मांगता है उसमें वो महिला या वो बच्ची या वो बच्चा या उसका परिवार उससे ना दवा कहाँ से लाए। इसमें पुलिस का क्या आउटलुक है या एटीट्यूड है इसमें या क्या इसमें कानून है कि दबाव के अभाव में वो जुर्म करता छूट जाता है, दवा नहीं मिलती तो दबाव पर प्रेशर रहता है, दवा मिलेगा नहीं तो वो छूट जाएगी। ऐसे वो दोबारा फिर वापस करेगा तो ऐसे में कानून क्या देगा? ये इन्होंने बहुत सही प्रश्न उठाया है। महिला संबंधी खास करके अपराध में गवाहों का अभाव होता है। सामान्यतः एकांत स्थानों पर या योगेश, घर के अंदर इस तरह की घटनाएं योगेश वैसे में गवाह ले लो, इसमें चल रही है। दो तरह के साक्षी होते हैं, एक तस्दीक साक्षी होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कोरिलेट करते हैं। ठीक, तो महिला संबंधी अपराध में तस्दीक साक्षी होने की उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस पर रुली भी है कि अगर महिला कह रही है और उससे रिलेटेड अन्य एविडेंस है तो ही पर्याप्त माना जाएगा। लेकिन फिर मैं सचेत कर रहा हूँ कि फिर जो परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों का आप अनुभव करते हैं, उन परिस्थितियों से गवाह होते हैं। फिर कौन वहाँ का, कौन उसको निकलते देखा, कौन वहाँ पर उसको जाते देखा, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तस्दीक साक्षी की उम्मीद नहीं की जाती महिला संबंधी अपराध में। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिला कर रही है अन्य गवाही या अन्य परिस्थितियां उसको सपोर्ट कर रही हैं उसमें सजा है। अन्य कोई चीज तो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, सभी फील्ड में आगे जाएंगे और आगे कोई अगर समस्या पुलिस से संबंधित होती है आप थाने का नंबर किसी पास है यहाँ पे नहीं है, थाने का नंबर बताओ। नंबर 5440 3153 3153 लिख लीजिए सभी लोग। यहाँ भी आपके घर में कोई काम आ सकता है इसलिए थाने नंबर आप नोट करें। 54 5440 हो गया? 3153 हाँ, अभी आपके द्वारा कहा गया कि टीबी की समस्या है, ये सही है, यह समस्या है, कोई बुराई नहीं है। हम लोगों ने एक दस्ता भी बनाया था इसके लिए, वो महिलाओं का दस्ता था जो भ्रमण करे, खास करके जहाँ पर कार्य से लड़कियाँ छूट रही हैं या लड़कियों का जहाँ आना जाना है, प्रैक्टिकल सुविधा जहाँ लड़कियों को आना जाना है, सुविधा जाने की कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर जाएँ और सारे दस्तों में उसको देखें। जब कोरोना के चक्कर में कुछ सुविधाएं हो गई है उसको हम लोग फिर सक्रिय कर रहे हैं। और फिर मैंने वही कहा कि चीजें हो रही इसको अवॉइड मत करें। सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो सबसे ज्यादा लाभ पहुँचाएगा, जल्दी लाभ पहुँचाएगा, वो 112 डायल करिए। कहीं आपको समस्या लग रही है 112 में अगर आप अपना नंबर भी ओपन करना चाहते हैं नहीं
को बताना चाहती हैं कि इसको रिसोर्स किया जा सके, तो उसको गोपनीय भी रखा जाता है उस नंबर को। तो आप तमाम इसी तरह से हमारे पास आती है 10 सूचनाएं जो देते रहते हैं, उनको लोग ट्राई भी करते हैं बाद में। उन्होंने बताया था अपना मॉडल हो गया, अपना हो गया, और फोन करके आ गया, ड्राइव में गया, सब इस तरह 10 सूचनाएं 10% आती है। इनको लोग ट्राई करते हैं, उनको जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो साइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर कुछ न समझ में आए, कोई नंबर नहीं आता है, किसी का नंबर नहीं आता है, 112 आप जरूर कॉल करो। 112 का फायदा ये होता है उनकी जहाँ पर आप मौजूद हो उस घटना उस जगह ऑलरेडी मैपिंग होकर चली जाती है उनके पास, उनको पहुँचना आसान होता है, हमको दर्जनों पूछना नहीं पड़ता है जहाँ वो उठा जगह पहुँचे। ऑलरेडी जब आप कॉल करेंगे उसकी मैपिंग हो जाएगी और हमारे जो हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे कंट्रोल के थ्रू हमारे मोबाइल पर आ जाएगी, वो मोबाइल से उस जगह पे मूव करेंगे। इसलिए हम शॉर्ट टाइम पे पहुंचने में सफल होते हैं 112 के। स्कूटी मोबाइल चलाई गई हमारे कुछ टेक्नोलॉजी सरल होती है। अभी देहातों में किसी हमारे पास हमारे महिला अस्पतालों में है ना, संस्थानों में है, देहातों में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थिति में हमारी मोबाइल करके मोबाइल चलाई गई है, इससे भी कई महिलाओं के एक हमारी मीटिंग चल रही है, शादी चल रही जा रही है कॉलेज स्कूलों में, अभी इधर निष्क्रिय है निश्चित रूप से, लेकिन उसको हफ्ते 10 दिन में जैसे इसका प्रभाव होगा हम लोग उसको उससे भी जाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही कम समय में बहुत ही गहरी जानकारी मिल गई है और खासकर आप लोगों को मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप प्रिंसिपल सर ने कहा था स्व-विकास, आत्मनिर्भर, और अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये जो इमरजेंसी नंबर है आप इनका यूज तभी कर पाएंगे जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे और खुद को मजबूत समझेंगे, तभी आप इन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप खुद डरेंगे कि आप पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस क्या करेगी, पता चला पुलिस आएगी, हमको प्रताड़ित करेगी, हमसे उल्टे सीधे सवाल करेगी, फिर हमको थाने जाना पड़ेगा। इन सब का भी निदान सर ने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है इन सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, बशर्ते कि हम इसके बारे में कितना जागरूक हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जागरूकता, स्व-विकास, आत्मनिर्भरता, ये सारे शब्द निकल के सामने आते हैं। अगर आप इन सब शब्दों का पालन करते हैं तो नो डाउट मिशन शक्ति की आवश्यकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हमें पिंक स्कूटी या महिला थानों में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सर तक थोड़ा सा बोझ भी कम होगा। बाकी मंजिलों को पकड़ने के लिए और सारे केसेस में वो और ज़्यादा सक्रिय हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आते हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सर हमने 26 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित किया था और निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसमें हमारी कुछ बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों के द्वारा उनको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो निबंध के लिए सबसे पहले मैं कशिश सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो सर के पास आए, अपना प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। द्वितीय पुरस्कार निबंध के लिए काजल सिंह राजपूत। द्वितीय पुरस्कार निबंध के लिए काजल सिंह राजपूत। तृतीय पुरस्कार निबंध के लिए ज्योति गौर और सुरेखा संयुक्त रूप से। ज्योति गौर और सुरेखा निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। पहले ज्योति को ज्योति को सामने हो जाते हैं। मैं आपके
सुरेखा निबंध में तृतीय स्थान। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बेटा भाषण प्रतियोगिता में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसके लिए तालियां जोरदार होती है। सुरेखा भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। सोलन चौधरी द्वितीय पुरस्कार भाषण प्रतियोगिता में। और तृतीय पुरस्कार खुशी को। तालियां बज जाए भाई, आपके पीछे आ गई होती। आप सोचो कि आप कहां थे, जागरूक क्यों नहीं है। खुशी के लिए बहुत है। और ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आपके बीच से ही लोग निकल के आए, शायद आपको पता भी नहीं चला। थैंक यू सर। अब जितने लोगों को प्रमाण पत्र मिला है ना, वो धीरे से आगे सर के पीछे खड़े हो जाए, ग्रुप फोटो हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर राम जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम का समापन करें और सभी को धन्यवाद ज्ञापन करें। पहले सारे बच्चे आगे जिनको अवार्ड मिला है कि जस्ट पीछे एक ग्रुप फोटो निकाला है। आगे बच्चों बात कहने पड़ेगा, कम ऑन आजो सर के पीछे आपके स्क्रीन में सर्टिफिकेट तो ले आओ, पता कैसे सर्टिफिकेट तो आप कल से पता तो चले कुछ मिला है। आजो जल्दी से सर के पास समय करना है। घर में कहेंगे जाके कि इसकी सर के साथ फोटो खिंचाइए, ये जल्दी आ जाओ। वैसे सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही है, कॉलेज में जाने का मौका जब भी मिलता है सर आते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम हम जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करें। आ जाओ बच्चों सब लोग। दोनों चीज को सामने रखे ऐसे पढ़ना। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर राज सबको पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं डॉक्टर राम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। डॉक्टर राम जी इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है और मेरे जूनियर रहे हैं। मैं भी वहीं का पढ़ा लिखा हूँ और मैं समाजशास्त्र विभाग का हूँ। वेलकम डॉक्टर राम। मैं आपको पहचानने से मैं नहीं दूंगा, मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का एक औपचारिक मंत्र मिला है, मैं उसे जल्दी से कर देता हूँ ताकि सभी व्यस्तताओं के कारण वो जल्द से जल्द कार्यक्रम कर लें। सबसे पहले महाविद्यालय के प्रचार को ज़्यादा से धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सभी प्रकार के सहयोग हम लोग को प्रदान की। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुरेश सर, जिन्होंने अपने व्यस्तता कार्यक्रम से जो आप जानते हैं सिटी के एसपी या पुलिस अधीक्षक का कितना बड़ा दायित्व होता है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनके रहते हुए भी हम लोगों को समय दिया, खासकर आप लोगों को समय दिया, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको आपको बताया। जिस प्रकार 112 का प्रयोग सभी प्रकार की सेवाओं के लिए ले सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो कानूनी तौर पर हो। इसके अलावा पॉस्को एक्ट के बारे में भी बताया। शायद आपको चर्चित केस याद होगा, अभी हाल ही में बुलंदशहर का ही था, एक छोटी सी बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य हुआ। रिकॉर्ड 140 दिनों में उस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। इससे ज्यादा कानून और ज्यादा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में विशेष एक पॉस्को एक्ट बनाया जाए और एक सत्र न्यायालय स्थापित किया जाए। वहाँ जो मुख्य अधिकारी एडीसी लेवल के उपस्थित रहेंगे ताकि जल्द से जल्द जो हमारे बच्चों
पर अत्याचार होते हैं उनको कम समय में न्याय दिलाया जा सके। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम की समन्वयिका डॉक्टर निशा चौधरी समाजशास्त्र विभाग से सीनियर, उन्होंने हम लोगों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया कि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम हो सके। वो उन्हीं के निर्देशन में ये जैसा भी है आपके सामने है हो सका। और अंत में हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक जिनका सभी का आशीर्वाद है, खासकर ओके तिवारी सर, आरके सर और चंद्रा सर, और जिनका नाम नहीं ले रहे प्लीज माफ करिएगा, और हमारे साथ के प्राध्यापक जिन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। इसके साथ ही आप जानते हैं कि किसी भी महाविद्यालय की जो कार्यप्रणाली होती है बिना किसी और चतुर्थ कर्मचारियों के नहीं होती, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। साथ पुस्तकालय की शालिया जी जो आपके सामने जा रहे हैं, योगेश जी जो खड़े हैं वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और सबसे अंत में जो कार्यक्रम को शहर तक फैलाएंगे हमारे पत्रकार बंधु, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है जो यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, हमारे कार्यक्रम को तवज्जो दी। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए कार्यक्रम हो रहा है आप सब छात्राओं के लिए, इस कार्यक्रम को यहीं तक मत सीमित रखिए, अपने कान और दिमाग दोनों खोल कर रखिए, जो कहा गया उसे अमल में लाइए। बाकी अशोक सर ने आपको नंबर दे दिया है, हमारे हिसाब से यहाँ के थानाध्यक्ष होंगे, तो आपको कोशिश करिए कि पुलिस की जरूरत ना पड़े, खुद ही अपने आप में संपर्क करके अपने स्तर से कार्यक्रम को निपटा लीजिए, और जब ना पड़े तो हम लोग हैं अंतिम में, तो हमारे कानून के रक्षक यहाँ उपलब्ध हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, 14 सितंबर को भी महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है। टॉपिक आप लोगों को पता है, हिंदी की वर्तमान में प्रासंगिकता अथवा हिंदी का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका हो सकती है। इसको तैयार करिए और सभी का एक बार फिर से स्वागत है, कार्यक्रम का समापन किया जाए।